दोस्तों ये स्टोरी का 86 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। दूसरी तरफ शिवांगी भी करवट ले रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कुछ भी करके उसे अनिरुद्ध का चेहरा देखना था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि और सार्थक एक पार्टी में थे और दोनों ही डांस कर रहे थे। सिद्धि को डांस करना नहीं आता था। सार्थक सिद्धि को पकड़ पकड़ कर डांस करवा रहा था। सिद्धि थोड़ा खुश थी। उसने कभी सार्थक के साथ इतना एंजॉय नहीं किया था, लेकिन यह सच में अपना हनीमून ट्रिप एंजॉय कर रही थी। वह अलग बात थी कि दोनों के बीच अभी बहुत दूरियां थी, फिर भी धीरे धीरे दोस्ती हो रही थी। दोनों ही क्लब में डांस कर रहे थे और तभी सार्थक बोला, ड्रिंक पियोगी? सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं। सार्थक ने सिद्धि की कलाई पकड़ी और उसे लेकर एक टेबल पर आ गया और फिर उसके लिए चेयर खींची। सार्थक उसके सामने बैठा और बोला, डांस करते हुए कितना थक गई हो, पानी पी लो। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई। सार्थक ने एक वेटर को देखकर अपने पास बुलाया और उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा। वेटर ने एक ड्रिंक सिद्धि के सामने रखी और एक सार्थक के। सार्थक पीने लगा। सिद्धि ने वेटर से पूछा, यह पानी है? वेटर बोला, जी हाँ। सिद्धि ने ड्रिंक उठा ली, लेकिन उसे थोड़ी कड़वी लगी। उसे लगा शायद दूसरी जगह है, इसलिए पानी ऐसा लग रहा है, और वह उसे पीने लगी। और तभी वहां डांस करती हुई प्रिया आ गई। प्रिया को देखकर सार्थक का दिमाग घूम गया। प्रिया तो उसके लिए आफत बनती जा रही थी। ना तो उसे गले उगली जा रही थी और ना ही निगली जा रही थी। और तभी प्रिया ने सार्थक की बाजू पकड़ कर कहा, चलो भाई डांस करते हैं। सार्थक बोला, मैंने सिद्धि के साथ बहुत डांस कर लिया, अब मेरा मन नहीं है। लेकिन प्रिया मानने वाली नहीं थी। उसने जानबूझकर सार्थक की बाजू पकड़ी और उसे उठाते हुए बोली, बेवकूफ इंसान, तुम मेरे साथ डांस करोगे तभी तो तुम्हारी बीवी को जलन महसूस होगी। अब यह मत कहना कि तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच में सब कुछ सही है। अच्छे से जानती हूँ कुछ भी सही नहीं है। चलो चलो। सार्थक को कहीं ना कहीं प्रिया की बात ठीक लगी। उसे लगा कि शायद ऐसा करने से सिद्धि के दिल की बात बाहर आएगी, इसलिए वह सिद्धि को चिढ़ाने के लिए प्रिया के साथ जाकर डांस करने लगा। सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। ऐसे ना जाने कितने ही मौके उसकी जिंदगी में आए थे, लेकिन उसने कभी भी सार्थक से शिकायत नहीं की थी। वह प्रिया और सार्थक को एक साथ में देख रही थी और तभी उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक। सार्थक और प्रिया की सगाई हो चुकी थी और अब वह दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शादी के जस्ट एक दिन पहले, जिस दिन हल्दी थी, उस दिन मिस्टर भाटिया और मिसेज भाटिया रजावत हाउस आए। शौर्य और सांझ दोनों को ही यह सोचकर टेंशन हो गई कि शादी से पहले आखिर मिस्टर भाटिया और मिसेज भाटिया क्यों आए। दोनों ही मिस्टर भाटिया के सामने बैठे हुए थे। मिस्टर भाटिया ने हाथ जोड़कर कहा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, यह रिश्ता तोड़ दीजिए। यह सुनकर शौर्य की आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं सार्थक को इससे एक खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह प्रिया से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन सिद्धि को अपने दिल की बात ठीक से बता भी नहीं पाया। शौर्य बोला, कैसी बातें करते हो मिस्टर भाटिया? कल शादी है और आज आप कह रहे हैं वो रिश्ता तोड़ दूं? मिस्टर भाटिया ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, शादी नहीं करना चाहती, वह किसी और से प्यार करती है। वह हमें बहुत पहले से यह बातें बता रही थी, लेकिन हमें लगा कि हम जबरदस्ती उसकी शादी कर देंगे तो वह सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन कल प्रिया ने सुसाइड करने की कोशिश की। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मैं अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। एक ही तो बेटी है मेरी, अगर उसे भी कुछ हो जाएगा तो या पैसा दौलत शोहरत इन सब का मैं क्या करूंगा? शौर्य ने कहा, वह सब तो ठीक है मिस्टर भाटिया, लेकिन आप हमारी इज्जत के बारे में भी तो सोचिए। आपको अपनी बेटी की बात पहले ही माननी चाहिए थी। मिसेज भाटिया ने कहा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ भाई साहब, लेकिन अब क्या करूँ? शादी हो गई और उसने फिर से ऐसी हरकत की, तब भी तो ठीक नहीं है। मेरी बेटी मेरे लिए चांद का टुकड़ा है। वह जैसा चाहती है हम वैसा ही करेंगे। हम हाथ जोड़कर कहते हैं, इस शादी को तोड़ने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बहुत देर तक बहस हुई। शौर्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वरदान ने जैसे तैसे शौर्य को संभाला और मिस्टर भाटिया और मिसेज भाटिया वहां से चले गए। उनके जाते ही शौर्य ने सार्थक को देखा और बोला, तुमने उस लड़की से बात नहीं की? सार्थक ने कंधे उचका कर कहा, मैंने तो पहले ही बोला था कि मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन माँ ही मेरे पीछे पड़ी थी और आपने भी माँ का ही साथ दिया।
शौर्य बोला, अब क्या करूं, तुम माँ बेटे का बताओ क्या करूं। कार्ड बंट चुके हैं, तैयारियां चल रही हैं। मिस्टर और मिसेज भाटिया तो हाथ जोड़कर चले गए। अब कल जब मेहमान आएंगे तो उन्हें क्या कहूं कि मेरी बहू शादी नहीं करना चाहती, या मेरे बेटे ने उस लड़की से पूछा भी नहीं कि वह शादी करके खुश है भी है या नहीं। सार्थक बोला, पापा एक तो मुझे ब्लेम करना बंद कीजिए, आप लोगों ने मुझे शादी के लिए फोर्स किया और मैं मान गया। अब इसका मतलब यह नहीं कि मैं प्रिया के नखरे उठाऊंगा। इतना कहकर सार्थक वहां से जाने लगा तो शौर्य बोला, ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, कोई सल्यूशन है? यह सुनकर सार्थक रुक गया। उसने एक नज़र सिद्धि को देखा जो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हुई थी और अपना चश्मा ठीक कर रही थी। सार्थक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, पापा आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं ना? शौर्य बोला, बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई सल्यूशन है तो बता दो। कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? सार्थक बोला, यार चश्मिश कैसी है? पापा, रजाउत फैमिली ने सिद्धि की तरफ देखा और सिद्धि के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और सार्थक ने हाँ में। सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और इतने में सांझ ने मुस्कुराकर वामिका को देखा और बोली, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? वामिका को तो सार्थक अच्छा लगता था और सबसे बड़ी बात, सिद्धि हमेशा के लिए उसके पास रहती। वह वामिका ने वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, वामिका और मेरी हाँ है। शौर्य ने सिद्धि की तरफ देखा और सिद्धि ने फिर से ना में गर्दन हिलाई। शौर्य बोला, बेटा प्रॉब्लम क्या है? सिद्धि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही सबने सार्थक को देखा तो सार्थक बोला, प्लीज ऐसे मत देखो जैसे मैं उसे वन साइड लव करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, वह अगर चश्मा हटा देगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे वन साइड लव करता हूँ। सार्थक ने आगे कहा, और ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना, मन ही मन उसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात उससे पूछने की, तो मैं पूछ कर आता हूँ, आपकी इज्जत भी बच जाएगी और मेरा घर बस जाएगा। सब हैरानी से सार्थक को देख रहे थे। सबको पता था कि सार्थक बोल क्या रहा है और उसका मतलब क्या है। फिर सार्थक जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होता हुआ सिद्धि के कमरे में गया। सिद्धि बालकनी में खड़ी हुई थी, उसके आंखों में आंसू थे। सार्थक सिद्धि के पास आया और बोला, क्या प्रॉब्लम है? मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? सिद्धि ने सार्थक को देखा और बोली, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। सार्थक बोला, क्यों, मेरे सिर पर सींग हैं जो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और बोली, मुझे पढ़ाई करनी है। सार्थक बोला, मैं बंदर हूँ जो तुम्हारी किताबें फाड़ दूंगा? सिद्धि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि सार्थक हमेशा से सिद्धि के साथ ऐसे ही मजाक करता था। सिद्धि बोली, फिर भी मुझे नहीं करनी शादी। सार्थक बोला, देखो मैं भी नहीं करना चाहता तुमसे शादी। सार्थक ने यह बात इसलिए बोली थी क्योंकि अब उसके ईगो को हर्ट हो गया था। उसे लगा कि दुनिया भर के प्रपोजल उसके पास आते हैं और वह इस चश्मिश से प्यार करता है और चश्मिश को उसकी परवाह ही नहीं है। सार्थक बोला, देखो तुम भी देख रही हो, घर में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब ऐसे में एक लड़की तो चाहिए ना, तो तुम मुझसे शादी कर लो। दुनिया की नज़रों में हम पति पत्नी, और बाद में तुम्हारा जो मन करे वह करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई करना चाहती हो पढ़ाई करो, करियर बनाना चाहती हो करियर बनाओ, जो तुम्हारा मन करता है वह करो। ना मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा और ना तुम, समझ गई? सिद्धि बोली, फिर भी मुझे नहीं करनी शादी। इतना कहकर वह कमरे की तरफ जाने लगी तो सार्थक ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, प्रॉब्लम क्या है? कोई और पसंद है तो बता दो। सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाई। सार्थक बोला, लग ही रहा था, तुम्हें कौन पसंद करेगा? सिद्धि को अब बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सार्थक ने भी महसूस किया कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर उसने सिद्धि को समझाते हुए कहा, देखो अभी जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है? उसके बाद तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम जब कहोगी मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, मेरी लाइफ में कोई आएगा तो मैं खुशी खुशी तुम्हें उसके साथ जाने दूंगा। मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, समझ रही हो? सिद्धि कुछ बोलती उससे पहले ही वामिका ने कमरे का दरवाजा खोला। सिद्धि और सार्थक की नजर वामिका पर गई तो वामिका ने मुस्कुराकर कहा, सिद्धि मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, सार्थक अच्छा लड़का है। अब सिद्धि मना नहीं कर पाई और उसने सार्थक की तरफ देखकर हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। फ्लैशबैक एंड। सिद्धि की आंखों में पानी था और वह सार्थक को डांस करते हुए देख रही थी। वहीं सार्थक की नज़र भी सिद्धि पर ही थी और वह मन ही मन बोला, कुछ तो बोल सिद्धि, कुछ तो बोल। लेकिन सिद्धि ने अपना मुंह फेर लिया। सिद्धि से अब अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। इन 2 सालों में उसने कई बार सोचा कि उसका और सार्थक का रिलेशन ठीक हो जाए, लेकिन होता कैसे? सिद्धि के दिमाग में यह बात घर कर चुकी थी कि सार्थक उसे पसंद नहीं करता।
और वैसे भी वह जब जब सार्थक को प्रिया के साथ देखती थी तो उसे लगता था कि शायद वह सार्थक और प्रिया के बीच में खड़ी है। सिद्धि ने अपना चश्मा हटाया, आंसू पोंछे, फिर से चश्मा लगा लिया और तभी एक हैंडसम सा लड़का सिद्धि के पास आया और उसने सिद्धि की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? सिद्धि ने हैरानी से उस लड़के को देखा। इस वक्त सिद्धि की आंखों में पानी था। ना जाने कहां से उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई और उसने भी उस लड़के के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह सिद्धि को लेकर डांस फ्लोर पर आ गया तो सिद्धि बोली, मैं सिर्फ डांस करने आई हूँ, मुझे इधर उधर हाथ मत लगाना वरना सबके सामने थप्पड़ मार दूंगी। उस लड़के ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ओहो इंडियन लगती हो। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिला दी। उस लड़के ने कहा, देखो यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं लेकिन मुझे किसी ऐसी लड़की के साथ डांस करना था जो अच्छी भी हो और तुम अच्छी हो। सिद्धि बोली, तुम्हें कैसे पता मैं अच्छी हूँ? वह लड़का बोला, देखो मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को काफी देर से देख रहा हूँ। तुम बस अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती हो और जैसे ही तुम्हारा हस्बैंड तुमसे दूर हुआ तुम्हारी सूरत रोने वाली हो जाती। अभी देखो तुम्हारे चश्मे के अंदर भी मुझे आंसू दिखाई दे रहे हैं। सिद्धि ने अपना चश्मा उतारा और अपने आंसू साफ किए और फिर से चश्मा पहन लिया। उस लड़के ने कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। वह लड़की जो तुम्हारे हस्बैंड के साथ डांस कर रही है वह तो तुम्हारे सामने पानी भरती है, पर तुमने अपनी खूबसूरती इस चश्मे के पीछे छुपा ली, जिस वजह से शायद तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें इग्नोर करते हैं। सिद्धि ने भरे गले से कहा, वह मुझे प्यार नहीं करते। उनकी शादी होने वाली थी लेकिन वह प्रिया शादी से एक दिन पहले अपनी नस काट कर बैठ गई कि वह किसी और से प्यार करती है और तुम तो जानते ही हो इंडियन फैमिली में क्या होता है। इज्जत बचाने के चक्कर में मेरी शादी सार्थक से हो गई। उस लड़के ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे हस्बैंड का नाम सार्थक है? सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई। उस लड़के ने सिद्धि की तरफ हाथ बढ़ाया। सिद्धि ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और वह दोनों डांस करने लगे। वह लड़का डांस करते हुए बोला, वैसे तुम्हारा हस्बैंड तुमसे लड़ता है? सिद्धि ने ना में गर्दन हिला दी। उस लड़के ने कहा, अच्छा तो सार्थक तुम्हें मेंटली टॉर्चर करता है? सिद्धि ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। वह लड़का बोला, मतलब तुमसे प्यार करता है? सिद्धि ने हैरानी से उस लड़के को देखा। उस लड़के ने कहा, हाँ हाँ सच कह रहा हूँ, लगता है तुम्हारे और सार्थक के बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। सिद्धि ने हैरानी से उस लड़के को देखा और बोली, आपको इतना सब कुछ कैसे पता? वह लड़का बोला, मैं मनोचिकित्सक पर्सनालिटी देखकर मुझे पता चल जाता है कि वह इंसान कैसा होगा। खैर वह सब छोड़ो, तुम डांस एंजॉय करो। इतना कहकर वह सिद्धि के साथ डांस करने लगा और अपनी बातों से सिद्धि के चेहरे पर मुस्कुराहट भी लेकर आ गया। वहीं सार्थक प्रिया के साथ डांस तो कर रहा था लेकिन अंदर ही अंदर उसके तो ज्वालामुखी फट चुका था। बेशक खुद प्रिया के आसपास मंडराता था लेकिन अब सिद्धि की लाइफ में थोड़ी ही देर के लिए ही सही एक लड़का आया तो सार्थक के तन बदन में आग लग गई। वह सिद्धि के पास जाने लगा तो प्रिया ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, अरे अच्छा खासा डांस तो कर रही है, उस लड़के के साथ तो क्यों जा रहे हो? सार्थक ने गुस्से में प्रिया को देखा तो प्रिया एक सेकंड के लिए डर गई। सार्थक बोला, वह मेरी बीवी है, उस लड़के की नहीं। वह मेरे साथ यहाँ हनीमून ट्रिप पर आई है, उस लड़के के साथ नहीं। प्रिया कुछ देर तक सार्थक को देखती रही। उसने कभी भी सार्थक का यह रूप नहीं देखा था। सार्थक हमेशा मस्ती मजाक करता था लेकिन आज उसने गुस्से में प्रिया को जवाब दिया तो प्रिया थोड़ा डर गई। फिर वह हिम्मत करते हुए बोली, देखो सार्थक, मुझे गलत मत समझना लेकिन मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे और सिद्धि के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम क्यों उस चश्मिश के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? सार्थक ने गुस्से में कहा, तो क्या करूं? उसे डाइवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूं? इसलिए तो तुम मेरे आगे पीछे भागती हो ताकि मैं उसे छोड़कर तुमसे शादी कर लूं। शादी से पहले तुमने अपने हाथ की नस काटी थी, मैंने नहीं। तुम किसी निशांत के साथ अपनी जिंदगी बिताने का ख्वाब देख रही थी, मैं नहीं। तुम किसी निशांत के साथ पता नहीं प्यार में किस हद तक गिर गई हो, लेकिन मैं और सिद्धि शादी के बाद भी एक दूसरे के करीब नहीं आए। पता है क्यों? क्योंकि मैं सिद्धि को समझता हूँ, उसे स्पेस देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके और उसकी पढ़ाई के बीच में आ जाऊं। और एक तुम हो, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी छोटी छोटी हरकतें करोगी और मुझे समझ नहीं आएगा। मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि तुम मिस्टर भाटिया की बेटी हो और मिस्टर भाटिया के हमारे साथ फाइनेंशियल रिलेशन काफी अच्छे हैं, वरना तुम जैसी लड़की को ना एक थप्पड़ में सुला दूंगा। इतना कहकर सार्थक वहां से जाकर बार काउंटर पर बैठ गया। उसकी नजरें सिद्धि और उस लड़के पर ही थी। वहीं उस लड़के ने सार्थक को देखा तो सिद्धि से देखकर बोला, तुम्हारा पति आज तुम्हारी बैंड बजाने वाला है।
सिद्धि ने सार्थक को देखा और मुंह फेरकर बोली, मुझे उस इंसान की बात नहीं करनी, वह भी तो प्रिया के साथ डांस करते हैं, उनके साथ डेट पर जाते हैं, ना मुझे अपनाते हैं और ना मुझे छोड़ते हैं। उस लड़के ने कहा, मैंने कहा ना कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। यकीन मानो तुम्हारा हस्बैंड मुझे तुम्हारे साथ देखकर जलन के मारे बार काउंटर पर बैठा है। सिद्धि बोली, सब झूठ है, वह मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करते, पिछले 2 सालों से बस मुझे चश्मिश 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 यही सब कहते हैं। इतना कहकर सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया। उस लड़के ने कहा, तो फिर इस चश्मे को उतार दो ना, उसे दिखाओ कि तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी कॉन्फिडेंट हो, कितनी अच्छी हो। सिद्धि ने मुंह बनाकर कहा, देखिए अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो मुझे नहीं करना आपके साथ डांस। इतना कहकर वह पलट कर जाने लगी तो उस लड़के ने सिद्धि की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और यह नजारा जब सार्थक ने देखा तो उसने चौथा पैग भी पी लिया। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं वह खुद को क्यों रोक रहा था। उस लड़के ने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं करता ऐसी बात, लेकिन तुम्हें अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। इतना कहकर उसने सिद्धि का हाथ पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। सिद्धि भी उसके साथ डांस करने लगी। शायद यह पहली बार था जब सिद्धि को सार्थक की कोई फिक्र नहीं थी। उसे सार्थक पर गुस्सा आ रहा था और इसलिए वह उस लड़के के साथ डांस कर रही थी, वरना तो उसने कभी कॉलेज में भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी। अरे दोस्ती तो छोड़ो, उसने तो कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की थी। सार्थक शॉट पर शॉट पी रहा था। वह बहुत ज्यादा हैरान था कि सिद्धि ऐसी भी हरकत कर सकती है, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि सिद्धि बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखती और यही चीज तो सार्थक को सिद्धि में सबसे अच्छी लगी थी। वह दूसरी लड़कियों की तरह व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करती थी। वह या तो पढ़ाई करती थी या फिर किचन में कभी कभी खाना बनाती थी। इन दोनों कामों के अलावा सिद्धि कुछ नहीं करती थी। यहाँ तक कि कॉलेज ट्रिप में भी कभी घूमने नहीं गई और सार्थक जब जब उसे बहाने से अपने साथ बाहर ले जाने की बात करता था तो वह उसे भी मना कर देती थी। इतने में सार्थक के पास प्रिया आई और उसने सार्थक के हाथ से गिलास लेकर कहा, बहुत पी चुके हो, कमरे तक नहीं जा पाओगे। सार्थक ने गुस्से में प्रिया को देखकर कहा, एक और बार तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना, सिद्धि की कसम प्रिया मैं भूल जाऊंगा तुम मिस्टर भाटिया की बेटी हो, वरना मुझसे दूरी बनाकर रहो। इतना कहकर सार्थक सिद्धि के पास गया। उसने सिद्धि की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। सिद्धि सीधा सार्थक के सीने से जा लगी। इस वक्त उसे बहुत हैरानी हो रही थी। उसने हल्के गुस्से में कहा, या तुम क्या कर रहे हो? सार्थक ने सिद्धि को नशे भरी आंखों में देखकर कहा, क्या कर रहा हूँ? सिद्धि ने कहा, आप यह सही नहीं कर रहे हो। सार्थक बोला, और तुम क्या कर रही हो? मेरी पत्नी होकर इस इडियट के साथ डांस कर रही हो। वह लड़का मीठी सी मुस्कुराहट के साथ दोनों को देख रहा था। सार्थक से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक पंच उस लड़के के मुंह पर मार दिया और वह लड़का धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। और यह देखकर सिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने सार्थक को देखकर कहा, यह क्या बदतमीजी है? सार्थक बोला, बदतमीजी? या बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी तो वह है जो अब मैं तुम्हारे साथ करूंगा। इतना कहकर उसने सिद्धि की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ वहां से ले जाने लगा। और यह नजारा देखकर प्रिया के तन बदन में आग लग गई। जबकि वह लड़का उठा, उसने अपने होठों पर आए हुए खून को हल्का सा साफ किया और एक वेटर को देखकर बोला, भाई एक गिलास पानी लेकर आना। प्रिया ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पैर पटक कर वहां से चली गई। वह सीधा बार काउंटर पर आई और पानी पीने लगी। उसके दिमाग में ना जाने कितने ही ख्याल आ रहे थे। वह मन ही मन खुद से बोली, यह मैंने क्या कर दिया? इतनी मुश्किल से तो सार्थक से दोस्ती हुई थी, इतना अच्छा है सार्थक, और मैंने इतने अच्छे लड़के को छोड़कर उस निशांत को चुनना ठीक समझा। और वह निशांत एक नंबर का लूजर, घटिया, गिरा हुआ इंसान। अब मैं क्या करूं? अगर सार्थक और सिद्धि के बीच में सब कुछ ठीक हो गया तो वह कभी भी सिद्धि को डाइवोर्स नहीं देगा, और अगर उसने डाइवोर्स नहीं दिया तो वह मुझसे शादी कैसे करेगा? हे भगवान, क्या करूं मैं? तभी वह लड़का प्रिया के पास आकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगी? नहीं कर पाओगी। इतना कहकर उसने प्रिया की तरफ आंख मारी और वहां से चला गया। प्रिया को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आया। वह उस लड़के को जानती नहीं थी। फिर वह खुद से ही बोली, पता नहीं कहां से बीच में आ गया और इसे क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहे किसी के बीच में भी प्रॉब्लम क्रिएट करूं। वहीं दूसरी तरफ वह लड़का एक कोने में गया और उसने किसी को कॉल करके कहा, इट्स ओके सर, मैं सिद्धि और सार्थक के बीच में सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए।
दूसरी तरफ से वेदांत बोला, उम्मीद तो यही है कि जब वह दोनों आए तो हंसते मुस्कुराते हुए आए। उस लड़के ने कहा, हाँ सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। वेदांत बोला, थैंक यू वेरी मच। उस लड़के ने कहा, नहीं सर, थैंक यू किस लिए? आपने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया, मुझे एक डॉक्टर बना दिया, आपने ही मुझ पर एहसान किया है, मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। वेदांत बोला, बस बस, ज्यादा बड़ी बातें मत करो, बस ध्यान रखो कि मेरा भाई और सिद्धि दोनों ठीक रहें और वह प्रिया उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। उस लड़के ने कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सार्थक पूरी तरीके से नशे में था और वह सिद्धि को लेकर कमरे में आ गया। सिद्धि को अब सार्थक से डर लग रहा था। सार्थक ने कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं किया था। सार्थक ने गुस्से में सबसे पहले दरवाजा बंद किया और सिद्धि की तरफ एक कदम बढ़ाया। सिद्धि ने भरे गले से कहा, देखो सार्थक, मेरे करीब मत आना। सार्थक बोला, क्यों नहीं आऊं, मैं तुम्हारा पति हूं और तुम यहाँ मेरे साथ आई थी और उस बदतमीज लड़के के साथ डांस करने लगी। सिद्धि भी भरे गले से बोली, अच्छा, आप भी तो प्रिया के साथ डांस करते हैं, उसके साथ डेट पर जाते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ हंस हंस कर बातें करते हैं, मैंने तो कुछ नहीं कहा और आप ही ने तो कहा था शादी के बाद मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। सार्थक ने अगले ही पल सिद्धि की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता या तुम समझना नहीं चाहती? सिद्धि हैरानी से सार्थक को देख रही थी। उसे सार्थक से आज बहुत डर लग रहा था। वह फिर से लड़खड़ाती जुबान में बोली, सुबह बात करते हैं, आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। सार्थक ने अगले ही पल अपना एक हाथ सिद्धि की कमर पर लपेटकर अपनी तरफ खींचा और गुस्से में बोला, अभी बात करेंगे, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम समझे पढ़ाई में थोड़ी इंटेलिजेंट हो तो मुझे रिजेक्ट कर दोगी? सिद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में सार्थक बोला, तुम्हें मुझसे ज्यादा वह लड़का पसंद आ गया? सिद्धि ने सार्थक को खुद से दूर करते हुए कहा, क्या बकवास है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि आप ही प्रिया के साथ डेट पर जाते हैं, उसके साथ होटल में घूमते हैं। सार्थक बोला, और यह तुमने किस लिए कहा कि मैं प्रिया के साथ डेट पर जाता हूँ? सिद्धि ने नम आंखों से कहा, कम दिखाई देता है, अंधी नहीं हूँ मैं, शादी के बाद से ही आपका और प्रिया का मिलना जुलना बढ़ गया है। रोज प्रिया आपको मैसेज करती है, उस दिन आप रेस्तरां में भी प्रिया के साथ ही थे और वह पार्टी उसमें भी, और उस दिन रात को बालकनी में उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आप समझते क्या हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आती कि जब आप प्रिया से प्यार करते हैं तो मुझे इस रिश्ते में बांधकर क्यों रखा हुआ है? आजाद क्यों नहीं कर देते? आपका सही है, आपकी फैमिली आपके साथ है तो आपका तो मन करता है, आप करते हैं, और मैं चाह कर भी इस घर से नहीं जा सकती। इसलिए पिछले करीब 1.5 साल से यह सब कहते हुए सिद्धि की आंखों में और ज्यादा पानी आ गया। वहीं सार्थक सिद्धि को देख रहा था। उसे भी समझते देर नहीं लगी कि प्रिया की वजह से उसकी और सिद्धि की जिंदगी में भी बहुत कुछ उथल पुथल हो चुका है। सार्थक सिद्धि के थोड़ा करीब गया तो सिद्धि ने सार्थक के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, खबरदार, अगर मेरे पास आए, मैं सच कहती हूँ, मम्मी पापा से कह दूंगी कि आप ड्रिंक करके मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। सार्थक ने हैरानी से सिद्धि को देखा और फिर उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसे अपनी बाहों में जकड़ता हुआ बोला। सार्थक के मुंह से लव कन्फेशन सुनकर सिद्धि की तो आंखें है लगभग बाहर आ गई। इतने में सार्थक ने सिद्धि का चश्मा उतार दिया और उसे बेड पर फेंकता हुआ बोला, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, बस तुम्हारे और तुम्हारी पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे करीब नहीं गया, लेकिन आज बहुत बुरा लगा जब तुम उस लड़के के साथ डांस कर रही थी। यह सुनते ही सिद्धि अपने होश में आई और उसे एकदम से गुस्सा आ गया। उसने सार्थक के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, बहुत हुआ, बहुत झूठ बोल लिया, मुझे नहीं रहना इस झूठे रिश्ते में। खुद तो प्रिया के साथ डेट पर जाते हो, उससे पूरा दिन बात करते हो, उसके साथ पार्टी करते हो, और मैं थोड़ी देर के लिए एक लड़के के साथ थोड़ा सा डांस क्या कर लिया, उस लड़के को तुमने थप्पड़ मार दिया। बहुत हो गया, अब ऐसा कुछ मत कहो कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। कहते हुए सिद्धि ने अपने आंसू पोंछ लिए। सार्थक ने अपनी आंखें बंद की और खोली। इस वक्त सार्थक की आंखें लाल थी। उसने एक बार फिर सिद्धि की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा, लेकिन इस बार वह अपना भार संभाल नहीं पाया और सिद्धि को लेकर सीधा बेड पर गिर पड़ा। बेड पर गिरते ही सिद्धि का चश्मा उसकी कमर से लगा और उसका चश्मा टूट गया। सिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने गुस्से में सार्थक को देखा और बोली, तुमने मेरा चश्मा तोड़ दिया?
सार्थक बोला, अरे मैं चश्मे की दुकान खोल दूंगा, तुम मेरी बात तो सुनो। इतना कहकर उसने सिद्धि की कमर पर हल्का सा हाथ लगाया और टूटा हुआ चश्मा निकालकर वहीं फर्श पर फेंक दिया और फिर सिद्धि की आंखों में आए हुए आंसू को साफ करता हुआ बोला, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत पहले से प्यार करता हूँ। पता है कब से, जब मुझे पता चला था कि तुम लड़का नहीं लड़की हो। याद है तुम्हें, तुमने मुझे बचाया था और खुद घायल हो गई थी और मैं हॉस्पिटल लेकर गया था। वहीं मुझे पता चला कि तुम लड़की हो, लेकिन वेदांत भाई ने मुझे चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि तुम शर्मिंदगी के साथ हमारे सामने आओ। उस दिन से तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, इतनी अच्छी कि मैं हर बार सोचता था तुम्हें प्रपोज कर लूंगा, लेकिन कर ही नहीं पाया। डर लगता था कहीं तुम मुझे गलत ना समझो या प्रिया से शादी नहीं करना चाहता था। वह तो माँ पीछे पड़ी हुई थी। फिर तुम भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, तो मुझे लगा शायद तुम मुझे अपने लायक नहीं समझती और मेरा एटीट्यूड वह भी तो बीच में आ गया। इस चक्कर में प्रिया से शादी के लिए हाँ कह दी, लेकिन हर पल यही सोचता था काश यह शादी टूट जाए, और भगवान ने मेरी सुन भी ली। मेरी शादी टूट गई, मैंने सिचुएशन का फायदा उठाकर तुमसे शादी कर ली, लेकिन यही सोचता था कि एक ना एक दिन हमारे बीच सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उस प्रिया की वजह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ उलझता चला गया। सिद्धि तो हैरानी से सार्थक को देख रही थी, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सार्थक ने आधी खुली आंखों से सिद्धि के गाल पर हाथ लगाया और बोला, आगे से मत करना उस बदतमीज लड़के के साथ डांस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सार्थक ने सिद्धि का हाथ पकड़ा और अपने दिल पर लगाते हुए बोला, यहाँ बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता था कि उसकी वजह से मेरी और तुम्हारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। वह मिस्टर भाटिया की बेटी है ना, इसलिए उसे झेलना पड़ता है, वरना मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं। सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वह बोली, फिर भी प्रिया के साथ वक्त तो बिताते हो ना, जो वक्त मेरे साथ बिताना चाहिए था वह सारा प्रिया को दे दिया, और मुझे जब देखो एक चश्मे से चश्मिश कहते रहते हो। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है तो। लेकिन सार्थक हटा नहीं, बल्कि उसने अपना चेहरा सिद्धि की गर्दन में छुपा लिया और सिद्धि के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। सार्थक अब कुछ बोल नहीं रहा था, बस सिद्धि की गर्दन को चूमता रहा। सिद्धि कुछ देर तक तो सार्थक को खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार तो सिद्धि भी करती थी। अब उसने सार्थक को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसने सार्थक को अपनी बाहों में समेट लिया। सार्थक ने जब महसूस किया कि सिद्धि ने उसकी कमर पर हाथ लपेट दिए हैं, तो उसने हल्का सा चेहरा उठाकर सिद्धि को देखा और सिद्धि ने अपनी नजरें झुका ली। सार्थक ने धीरे से अपने होंठ सिद्धि के माथे पर रख दिए। सिद्धि ने बस आंखें बंद कर ली। सार्थक बोला, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सिद्धि तो हल्का सा गुस्सा आया और वह बोली, झूठ ही बोल रहे हो, अगर मुझे प्यार करते तो उस प्रिया के साथ वक्त नहीं बिताते। तुम जानते भी हो मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, हर बार सोचती थी तुम आओगे, मुझसे ठीक से बात करोगे, पढ़ाई में मेरी हेल्प करोगे, लेकिन कमरे में भी रात के 1-1 बजे तक आते थे। सिद्धि अपने में ही बोले जा रही थी और सार्थक सिद्धि को देख रहा था, और फिर उसने अपने होठों से सिद्धि की बोलती बंद कर दी और सिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई। लेकिन अगले ही पल सिद्धि ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली और वह सार्थक के प्यार को महसूस करने लगी। वहीं प्रिया उसने अपने कमरे में आकर तोड़ फोड़ कर रही थी। उसे रह रहकर यह ख्याल आ रहा था कि कहीं सार्थक और सिद्धि के बीच में सब कुछ ठीक ना हो गया हो। लेकिन तभी उसने खुद को मिरर में देखा और बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। सार्थक गुस्से में सिद्धि को लेकर गया है, हो ना हो दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी। अच्छा ही है दोनों लड़े और एक दूसरे को डाइवोर्स दे दें और फिर मैं सार्थक से शादी कर लूं। मेरी ही गलती है, मुझे सार्थक को छोड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उस कुत्ते निशांत की वजह से मुझे सार्थक को छोड़ना पड़ा, और कोई बात नहीं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। वैसे भी वह सिद्धि सार्थक को डिजर्व नहीं करती। इतना कहकर वह खुद को मिरर में देखकर तसल्ली दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ युग गरिमा के पास खड़ा हुआ था और डॉक्टर गरिमा का चेकअप कर रहे थे। पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने युग को देखा। वह कुछ बोलने को हुए ही थे कि युग बोला, मैं गरिमा को घर ले जाऊं। डॉक्टर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अब तो मेरे बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, ले जाइए, लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए। युग ने हाँ में गर्दन हिलाई और अगले ही पल गरिमा के पास आकर उसे गोद में उठा लिया। डॉक्टर बोले, अरे ऐसे लेकर जाओगे? युग बोला, तो कैसे लेकर जाऊं? वहीं खड़ी नर्स ने कहा,
मैं व्हील चेयर लाकर दे देती हूँ, युग ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा। नहीं सिस्टर, इस दिन का तो मैंने कब से इंतजार किया है और अब मैं अपनी गरिमा को व्हील चेयर पर लेकर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी देख लेना, 15-20 दिन में मेरी गरिमा चेकअप के लिए खुद अपने पैरों पर चलकर आएगी। ठीक कह रहा हूं ना गरिमा? गरिमा ने हैरानी से युग को देखा और उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन उसकी आंखों में पानी आ गया था। युग बोला, देखो गरिमा, अगर तुम बात बात पर आंखें नम करोगी तो यार मजा नहीं आएगा। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर दोनों अपनी लड़ाई वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पर छोड़ी थी। गरिमा के होठों के कोने हल्के से मुड़ गए। युग गरिमा को लेकर कमरे से बाहर जाता हुआ बोला, डॉक्टर, बाकी की फॉर्मेलिटी मैं बाद में पूरी कर दूंगा। डॉक्टर ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा का कॉल आया था, फॉर्मेलिटी में अपने आप देख लूंगा। युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह गरिमा को लेकर कॉरिडोर से होता हुआ बाहर जाने लगा। वहां खड़े सारे नर्स और डॉक्टर युग और गरिमा को ही देख रहे थे। सब भावुक थे क्योंकि पिछले 2 साल से वह युग और गरिमा को ऐसे ही देख रहे थे। गरिमा तो फिर भी एक जगह बेड पर ही लेटी थी, लेकिन युग को देखकर उन्हें भी तरस आता था। और आज फाइनली युग अपनी गरिमा को सही सलामत हॉस्पिटल से लेकर चला गया। तभी एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कहा, कुछ भी कहो लेकिन यह लड़का हारा नहीं अपनी वाइफ को लेकर ही। और तभी दूसरा डॉक्टर बोला, इसे ही तो कहते हैं इच्छा शक्ति। अगर मन में ठान लो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं तो इस लड़के के लिए काफी खुश हूँ। वहीं दूसरी तरफ युग गरिमा को लेकर गाड़ी में बैठा हुआ था। वह ड्राइव कर रहा था और गरिमा आराम से बैठी हुई बाहर देख रही थी। वह इस वक्त इतनी कमजोर थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और युग काफी खुश था क्योंकि वह मन ही मन समझ चुका था कि गरिमा अब ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं रहेगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उसने अपनी आंखों के सामने वीरा और विराज को ठीक होते हुए देखा था। युग ड्राइव कर रहा था और तभी रेड लाइट आई। युग ने गाड़ी रोक दी और एक हाथ गरिमा के बालों में रखता हुआ बोला, ए गरिमा, ज्यादा कुछ मत सोचो, तुम्हारा ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बस मैं यही चाहता हूँ। गरिमा ने हल्की सी गर्दन घुमाकर युग को देखा और एक बार फिर उसकी आंखें नम हो गई। युग ने भी गरिमा को देखा और पलकें झपकाई, जैसे कहना चाहता हो कि मैं हूँ। अगले आधे घंटे में युग ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। फिर वह गाड़ी से उतरा और उसने गरिमा को फिर से गोद में उठा लिया। गरिमा ने तो अभी भी हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे। युग गरिमा को लेकर जैसे ही मेंशन की चौखट पर आया, दूर से ही उसे रूही ने हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, रुको रुको, ऐसे मत। युग बोला, तो क्या उड़ कर जाऊं? रूही ने थप्पड़ दिखाते हुए कहा, एक थप्पड़ मारूंगी, दूर जाकर गिरेगा। युग बोला, सोच लो, मेरे साथ आपकी बहू भी जाकर गिरेगी। रूही बोली, तभी तो नहीं मार रही, चुपचाप खड़ा रहे। इतना कहकर उसने अपने पीछे खड़ी आर्या के हाथ से थाली ले ली और दोनों की आरती उतारने लगी। युग बोला, ओहो, यह क्या कर रही हो? बड़ा जंग लड़कर आया हूँ। रूही की आंखों में पानी आ गया। वह बोली, जंग ही तो लड़कर आया है। मैं जानती हूँ कितना रोया है तू अपनी गरिमा के लिए। अब तो यह सुनकर गरिमा की भी आंखें नम हो गई। वहीं उसके माँ बाप खड़े थे, राधा और राघव। वह भी अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल कर रहे थे। रूही ने अपने बेटे बहू की अच्छे से आरती उतारी और फिर बोली, अब लेकर आओ गरिमा को अंदर और भगवान करे अब तुम दोनों के बीच में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए, कभी कोई लड़ाई ना हो, दोनों खुश रहो। युग बोला, हाँ, मैं ऐसा ही होगा। इतना कहकर वह रूही के सामने गरिमा को लेकर सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में चला गया। पूरी फैमिली उन्हें ही देख रही थी। रूही की आंखें ज्यादा गीली थी। राजवीर बोला, बस करो, तुम भी रो रही हो, तुम्हारे समधी समधन भी रो रहे हैं और यह सारी बहू भी रोने बैठ गई हैं। हद करती हो, अब तो वापस आ गया, अब रोने का कोई मतलब नहीं। चलो आज अच्छा सा खाना बनाओ, आखिर बहू घर आई है। रूही ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में गर्दन हिलाई। वहीं युग गरिमा को लेकर कमरे में आ गया और उसने गरिमा को कमरा दिखाते हुए कहा, देख रही हो, यह वही जगह है जहां हमारी आखिरी बार लड़ाई हुई थी, यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्या बोलती हो? गरिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। युग गरिमा को लेकर सीधा वॉशरूम में जाने लगा और गरिमा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने आंखों आंखों में ही पूछा, मुझे वॉशरूम में लेकर क्यों आए हो? युग बोला, अरे नहाना नहीं है क्या? यह सुनकर गरिमा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने धीरे से अपने होठों को हिलाकर कहा, मैं खुद कर लूंगी। युग हैरानी से गरिमा को देखा और अगले ही पल मुस्कुराकर बोला, पक्का खुद कर लोगी? गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। युग ने गरिमा को बाथटब में बैठा दिया और फिर बोला, पक्का कर लोगी? मैं जाऊं? गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। युग बोला, पक्का। गरिमा ने अब
अपना हल्का सा मुंह घुमा लिया। युग ने हंसकर कहा, बेबी अब नहीं बचने वाली तुम, कभी भी नहीं। अब तो नर्स नहीं है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। गरिमा की आंखें नम हो गई। युग ने गरिमा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, या गरिमा देखो ना मेरी तरफ। गरिमा ने अपना चेहरा नहीं घुमाया। युग ने गरिमा का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और नम आंखों से बोला, विश्वास नहीं है मुझ पर, इस शादी में नहीं रहना चाहती? बताओ, रहना चाहती हो ना? तो फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यकीन मानो 15 दिनों में तुम्हें खिला खिला कर पहले वाली गरिमा बना दूंगा। वहीं गरिमा जो मुझसे बहुत लड़ती थी। इतना कहकर उसने गरिमा के माथे को चूम लिया। आधे घंटे बाद युग गरिमा को लेकर वॉशरूम से बाहर आया। गरिमा ने बाथरोब पहना हुआ था। युग ने गरिमा को बहुत प्यार से बेड पर बैठा दिया और उसे कंबल से कवर करता हुआ बोला, तुम बैठो, मैं नहाकर आता हूँ। इतना कहकर वह बाथरूम में चला गया। वहीं गरिमा युग को देख रही थी। उसे वह यह सब याद आ रहा था जो युग ने उसके साथ किया था। गरिमा को यकीन नहीं था कि 2 साल तक उसका इंतजार करेगा, और यह सब याद करके गरिमा की आंखें भीग गई थी। उसने धीरे से अपना सर तकिए पर रखा। कमजोरी की वजह से उसकी आंख लग गई। दूसरी तरफ अनिरुद्ध अनाथ आश्रम के स्टडी रूम में किताबें लगा रहा था, और तभी उसने अपने पीछे कुछ आहट सुनी। अनिरुद्ध ने जल्दी से अपना रुमाल निकाला और अपना चेहरा कवर कर लिया, और तभी पीछे से शिवांगी बोली, कब तक अपना चेहरा नहीं दिखाओगे? अनिरुद्ध ने पलटकर शिवांगी को देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज साउथ इंडियन स्टाइल में कॉटन की साड़ी पहनी थी और उसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवांगी को ऐसे देखकर अनिरुद्ध के दिल की धड़कनें बढ़ गई, जबकि शिवांगी के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट थी। उसकी तो दुनिया ही अनिरुद्ध में बसती थी। शिवांगी मुस्कुराकर बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? अनिरुद्ध एकदम से पीछे हटकर बोला, हाँ ठीक लग रही हो। शिवांगी एक कदम अनिरुद्ध की तरफ बढ़ी और बोली, तुम पीछे क्यों जा रहे हो? अनिरुद्ध बोला, देखो मुझे लाइब्रेरी साफ करनी है, इसलिए प्लीज तुम बाहर जाओ। शिवांगी ने लाइब्रेरी की तरफ नजर घुमाई और बोली, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओगे? अनिरुद्ध ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, चुपचाप चली जाओ। तुम पूरी लाइब्रेरी भी साफ कर दोगी या पूरा अनाथ आश्रम भी साफ कर दोगी, मैं अपना चेहरा तब भी नहीं दिखाऊंगा, समझ गई? शिवांगी ने कहा, क्यों क्यों नहीं दिखाओगे? मुझे देखना है। अनिरुद्ध बोला, मैंने कहा ना मैं नहीं दिखाऊंगा। देखोगी तो डर जाओगी, मुझसे दूरी बना लोगी। शिवांगी बोली, तो तुम यही चाहते हो ना, मैं तुमसे दूरी बना लूं? अपना एक बार चेहरा दिखा दो और मैं दूरी बना लूंगी। चलो चेहरा दिखाओ। इतना कहकर वह अनिरुद्ध की तरफ थोड़ा सा बढ़ी और अनिरुद्ध पीछे जाता हुआ बोला, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मैंने कहा ना मुझे नहीं दिखाना, जाओ यहाँ से। शिवांगी बोली, मैं नहीं जाऊंगी। अनिरुद्ध समझ गया कि पिछली रात भी उसने शिवांगी को अपना चेहरा दिखाया नहीं था, और अगर अब नहीं दिखाया तो वह ऐसे ही जिद करती रहेगी। अनिरुद्ध बोला, अच्छा ठीक है, तुम यह लाइब्रेरी साफ करने में मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूंगा। शिवांगी ने एक उंगली दिखाकर कहा, डन। लेकिन अगर तुमने अपना चेहरा नहीं दिखाया? अनिरुद्ध, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। शिवांगी रघुवंशी नाम है मेरा। अनिरुद्ध आंखें फाड़े शिवांगी का कॉन्फिडेंस देख रहा था। वह लड़की जो पहली ही मुलाकात में उसे गले लगाकर रोने लगी थी, दूसरी मुलाकात में बीमार सी लग रही थी, तीसरी मुलाकात में जिद, और अब चौथी मुलाकात में तो इतना कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था कि किसी को भी अपने कॉन्फिडेंस से नर्वस कर दे। अनिरुद्ध लड़खड़ाती जुबान में बोला, हाँ हाँ ठीक है, पहले हेल्प तो करो। शिवांगी ने अपनी साड़ी कमर पर टांगी और बोली, अच्छा पहले यह बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। शिवांगी बोली, मैं बहुत मेहनत से तैयार हुई हूँ, यह सोचकर कि तुम थोड़ी सी तारीफ करोगे, लेकिन बस मुंह पिचका कर बोल दिया, अच्छी लग रही हो। कोई बात नहीं, एक बार चेहरा देख लो तुम्हारा, फिर बताऊं। इतना कहकर शिवांगी एक दूसरी तरफ चली गई और वहां से किताबों को निकालकर साफ करने लगी। करीब 1 घंटे तक दोनों लाइब्रेरी साफ करते रहे। इस बीच शिवांगी ने अनिरुद्ध से बहुत कुछ पूछा और अनिरुद्ध ने शिवांगी के लगभग सारे सवालों को इग्नोर किया, और आखिरकार आखिरी बुक रखती हुई शिवांगी बोली, तो मिस्टर, हो गई लाइब्रेरी साफ, अब चेहरा दिखाओ। अनिरुद्ध ने शिवांगी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, पहले तुम अपनी शक्ल शीशे में देख लो। शिवांगी ने वहीं रखा हुआ मिरर में अपनी शक्ल देखी तो उसे हंसी आ गई। शिवांगी पूरी तरीके से गंदी हो चुकी थी। फिर उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, मैं अकेली गंदी नहीं हुई, तुम भी गंदे हो गए। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और उसे मिरर के सामने खींचती हुई लेकर आई। फिर बोली, देखो तुम्हारी व्हाइट शर्ट भी तो गंदी हो गई। अच्छा वह सब छोड़ो, चलो अपना चेहरा दिखाओ। अनिरुद्ध एक कदम पीछे हटकर बोला, तुम पहले नहाकर आओ। उसके बाद शिवांगी बोली, देखो अनिरुद्ध, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, यही चाहते हो ना?
कि मैं तुमसे दूरी बना लूं तो मुझे अपना चेहरा दिखा दो। अनिरुद्ध बोला, पक्का? तुम नहाकर आओ, मैं भी नहाकर आता हूँ, फिर मैं दिखा दूंगा। शिवांगी बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अनिरुद्ध बोला, प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन तुम जिद कर रही हो तो दिखा दूंगा, लेकिन पहले ठीक से तैयार होकर तो आओ। शिवांगी ने पैर पटक कर बोली, और जा रही हूँ, लेकिन अगर इस बार चेहरा नहीं दिखाया ना तो इस अनाथ आश्रम में हंगामा कर दूंगी। इतना कहकर वह वहां से जाने लगी। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली। उसने जैसे तैसे शिवांगी को एक बार फिर रोक लिया था। दूसरी तरफ शिवाय अपने कमरे में खड़ा होकर चक्कर लगा रहा था, जैसे किसी बात को लेकर परेशान हो। दिव्यांश लैपटॉप पर बैठा हुआ काम कर रहा था। फिर वह बोला, क्यों इतना बेचैन हो रहा है? आ जाएगा फोन। शिवाय बोला, नहीं यार, पता नहीं क्यों मैं चाह कर भी इस वक्त को काट नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। दिव्यांश बोला, अरे कुछ नहीं होगा, वह हमारा अनिरुद्ध ही है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने जल्दी से फोन रिसीव किया और बोला, बताओ क्या खबर है? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, अनिरुद्ध अनिरुद्ध है। यह सुनकर शिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई और वह थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बोला, तुम सच कह रहे हो? तुमने सब कुछ पता कर लिया ना? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, और अगर ऐसा हुआ ना तो मरने के लिए तैयार रहना। दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं सर, मैंने पता कर लिया, वही मिस्टर अनिरुद्ध हैं। शिवाय ने कहा, तो वह राजस्थान से यहाँ कैसे आया? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, वह तो मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अजय के घर से बाहर आ रहे थे तब एक ट्रक ने आपकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी थी और उसी में अनिरुद्ध का चेहरा जल गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। शायद जब अनिरुद्ध को अपनी याददाश्त वापस आएगी तो वह आपको बता सके, लेकिन यह बात सच है कि अनिरुद्ध ही अनिरुद्ध। शिवाय बोला, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ सर, मैं आपको कुछ रिपोर्ट भेज रहा हूँ। ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट है, बाकी 12 रिपोर्ट और हैं जो अनिरुद्ध और अनिरुद्ध दोनों ही मैच करती। शिवाय ने कहा, हाँ ठीक है, जल्दी भेजो। इतना कहकर उसने फोन कट किया। थोड़ी देर बाद शिवाय के फोन में 2-3 मैसेज। उसने उन रिपोर्ट को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। उसने दिव्यांश की तरफ मुस्कुराकर देखा। दिव्यांश ने अपना लैपटॉप एक साइड रखा और खड़ा होकर अपनी बाहें फैला दी। बस फिर क्या था, शिवाय जल्दी से आया और उसने दिव्यांश को कसकर गले लगा लिया। दिव्यांश ने भी हंसकर कहा, फाइनली तूने एक और जंग जीत ली। शिवाय बोला, अकेले नहीं जीती, तो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है। दिव्यांश ने कहा, फिर भी सच में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तेरे होते हुए रघुवंशी फैमिली कुछ नहीं हो सकता। शिवाय बोला, अच्छा मैं नहीं हूँ यार, अच्छा तो तू है जो हर वक्त, हर पल, हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा था, जो मेरी बदतमीजी को भी बर्दाश्त करता आया है। दिव्यांश ने शिवाय को खुद से दूर किया और बोला, बदतमीज तो तू है, या तो मैं भी मानता हूँ, थोड़ा सा अड़ियल भी है, या भी मानता हूँ, गधा भी है, या भी मानता हूँ। माँ तुझे कूड़े से उठाकर लाई, यह बात तो झुठलाई नहीं जा सकती, फिर भी तू मेरा भाई है। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई। वह बोला, साले, तुझे उठाकर लाई माँ, मैं दुनिया वालों को बताता नहीं हूँ, नहीं तो तू रघुवंशी फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी, वरना तू कूड़ा चुगता था, एक एक रुपए के लिए सड़क पर भागता था, गाड़ियां साफ करता था। दिव्यांश ने छोटी आंखें करके शिवाय को देखा और अगले ही पल दोनों भाई हंसने लगे। आखिर दोनों की एक जीत जो हो गई थी।